स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बताऊंगा। आप इसे समझने का प्रयास करें। देखें, व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है। पहला है नन एम्प्टी सेट, ए सेट विच है एटलीस्ट वन और मोर देन वन एलिमेंट। तो ऐसे सेट को हम नन एम्प्टी सेट कहेंगे। अब मैंने दो एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेट ए और सेट बी। आप गौर से देखें व्हाइट बोर्ड को। अब देखेंगे कि सेट ए में एक एलिमेंट है और सेट बी में तीन एलिमेंट है, 1 2 3। तो यहाँ सेट ए और सेट बी दोनों सेट जो है नॉन एम्प्टी सेट कहलाएंगे। अब दूसरा है सिंगटन सेट। तो सिंगटन सेट वैसे सेट को कहेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होते हैं। तो ऐसे सेट को हम सिंगटन सेट कहेंगे। ए सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट, तो ऐसे सेट को सिंगटन सेट कहेंगे। अब मैंने जो एग्जाम्पल दिया हुआ है दो सेट का, उसमें से सेट ए है, उसे आप ध्यान से देखें। सेट ए में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, 1। तो यहाँ सेट ए जो है वो सिंगटन सेट कहलाएगा। अब तीसरा फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो एन एम्प्टी सेट और ए नॉन एम्प्टी सेट in which counting of elements surely comes to an end is called finite set. A set which is not finite set is infinite set. तो कहने का मतलब यह कि वैसा सेट जिसके एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं हम, तो वैसे सेट को हम फाइनाइट सेट कहेंगे। और जो फाइनाइट सेट नहीं है वो इनफाइनाइट सेट हुआ। तो मैंने दो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसे देखें, इससे और मैटर क्लियर हो जाएगा। तो पहला है फाइनाइट सेट ए। तो सेट ए फाइनाइट क्यों है? अब देखिए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। मतलब हम गिन करके बता सकते हैं कि इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। तो ये फाइनाइट सेट हो गया। मतलब मेरी काउंटिंग यहाँ जाकर के 5 तक खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार ये फाइनाइट सेट हो गया, सेट ए। अब दूसरा है इनफाइनाइट सेट बी। तो सेट बी इनफाइनाइट क्यों है? तो इसके एलिमेंट्स को जरा काउंट करिए, क्या ये पूरी तरह काउंट हो जाते हैं? अब देखिए, हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 इट्स। तो इंडलेस काउंटिंग प्रोसेस चलता रहेगा। तो इस प्रकार ये सेट बी जो है इनफाइनाइट सेट हो गया। अब किसी सेट में कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इसको कैसे हम डिनोट करेंगे? तो इसको डिनोट करने के लिए एन ब्रैकेट में सेट बी लिख देंगे, जो जिस सेट के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हमने एक एग्जांपल लिया है सेट बी, जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी ई। इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे एन ब्रैकेट में बी और काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 इक्वल टू 5 लिख देंगे। तो इसको कैसे कहेंगे हम? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू 5। इस प्रकार इसे हम डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी सेट। स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को इक्वल सेट्स के बारे में बताऊंगा कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं। इसके लिए हम दो सेट्स कंसीडर करते हैं, सेट ए और सेट बी। कंसीडरिंग टू सेट्स, सेट ए एंड बी, if every element of A is also an element of B and every element of B is also an element of A, then sets A and B are equal. कहने का मतलब है कि सेट A के सभी एलिमेंट सेट B में हैं, सेट B के सभी एलिमेंट सेट A में हैं, तो सेट A और B इक्वल होंगे। इसे मैंने एग्जांपल से समझाया हुआ है। दो सेट है एग्जांपल 1 में, सेट A और सेट B। सेट A का एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट B का एलिमेंट है 4 2 1 3। अब देखिए, सेट ए का 1, सेट बी में 1 है, ए का 2, बी का 2 है, ए का 3, बी का 3 है, ए का 4, बी का 4 है। इस प्रकार सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में हैं, सेट बी के सभी एलिमेंट सेट ए में हैं। तो सेट ए इक्वल टू सेट बी हुए। अब इससे हम ये भी कह सकते हैं कि टू इक्वल सेट्स हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। कहने का मतलब कि अगर दो सेट इक्वल हैं तो उनके एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होंगे। इससे एक और कंक्लूजन निकलता है, वो क्या है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट डज नॉट चेंज द सेट। कहने का मतलब कि यदि कोई एक सेट है, उसके एलिमेंट्स के ऑर्डर को चेंज करके दूसरा सेट बनाते हैं तो वो सेट चेंज नहीं रहता है, वो सेट वही रहता है। अब देखिए, सेट ए जो है उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। अब इसके ऑर्डर को चेंज करके हमने सेट बी बना दिया है, जिसमें पहले 4 रखा, फिर 2 रखा, फिर 1 रखा, फिर 3 रखा। मतलब इसके ऑर्डर को चेंज कर दिया मैंने, लेकिन एलिमेंट्स तो सेम ही है, दोनों के एलिमेंट सेम है, एग्जैक्टली सेम है, इसीलिए सेट ए और बी इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्स इन ए सेट डज नॉट चेंज द सेट। अब सेकेंड एग्जाम्पल को देखिए, सेट सी और सेट डी।
सेट सी में एलिमेंट है ए बी सी डी, सेट डी में एलिमेंट है सी ए एफ डी। अब इसको जब गौर से देखेंगे तो सेट सी के एलिमेंट बी सेट डी में नहीं है और सेट डी के एलिमेंट एफ सेट सी में नहीं है। अर्थात एवरी एलिमेंट ऑफ सेट सी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट डी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट डी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट सी। इस प्रकार सेट सी विल नॉट बी इक्वल टू सेट डी। तो हमने लिखा है सेट सी इज नॉट इक्वल टू सेट डी। अब थर्ड एग्जांपल को देखिए, इसमें सेट एच और सेट जी है। अब सेट एच के एलिमेंट हैं 1 2 3 5, सेट जी के एलिमेंट है 1 2 2 3 5 5। तब दोनों में जो एलिमेंट हैं, एलिमेंट की जो संख्या है डिफरेंट है, लेकिन एलिमेंट सेम ही है। एच के एलिमेंट 1 जी में 1 है, एच के 2 जी में 2 है, एच के 3 जी में 3 है, एच के 5 जी में 5 है। अर्थात एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट जी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट जी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट एच। इस प्रकार सेट एच और सेट जी इक्वल हो गए। भले नंबर ऑफ एलिमेंट्स जी में ज़्यादा हैं, लेकिन एलिमेंट्स दोनों के एक दूसरे के सेम है, इक्वल है। तो इस प्रकार सेट एच और सेट जी इक्वल हो गए। अब हम इससे कह सकते हैं, इससे एक कंक्लूजन भी निकलता है कि ए सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स इन ए सेट आर रिपीटेड। कहने का मतलब कि कोई अगर एक सेट है, उसके एलिमेंट को हम रिपीट करके दूसरा सेट बनाते हैं तो वो सेट बदलता नहीं है, वो सेट वही रह जाता है। तो जैसे कि इसमें हमने देखा कि एच में एलिमेंट है 1 2 3 5। अब जी में एलिमेंट मैंने जी का सेट कैसे बनाया, जी में हम एच के एलिमेंट को 2 बार लिख दिया, 5 के एलिमेंट को 2 बार लिख दिया। इस प्रकार एक अलग सेट जी बनाया। लेकिन एच के जो एलिमेंट्स हैं एग्जैक्टली जी के भी एलिमेंट्स हैं, भले उसमें रिपीटेड है, तो फिर भी ये दोनों सेट बराबर हो गए, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एच इज इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट जी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट जी इज इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एच। तो इस प्रकार हमारा कहना सही होगा कि ए सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स इन ए सेट आर रिपीटेड। स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को इक्विवेलेंट सेट के बारे में बताऊंगा कि इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। इसके लिए 2 फाइनाइट सेट कंसीडर करते हैं, सेट ए और सेट बी। अब देखिए, 2 फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स इफ एन ए इज इक्वल टू एन बी। कहने का मतलब कि 2 सेट्स ए और बी तभी इक्विवेलेंट कहलाएंगे जब सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट के बराबर होंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी अगर होते हैं तो ऐसी स्थिति में सेट ए और सेट बी इक्विवेलेंट सेट होंगे। अब मैंने एग्जाम्पल 1 के माध्यम से समझाया हुआ है। तो एग्जाम्पल 1 में सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट हैं। सेट बी में एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, इसमें भी 4 एलिमेंट है। तो कहने का मतलब कि एन ए इज इक्वल टू 4 एंड एन बी इज इक्वल टू 4, इसलिए सेट ए और सेट बी इक्विवेलेंट सेट हो गए हैं। अब यहाँ 2 सेट दिया हुआ है हमने, एक सेट ये हो गया, एक सेट ये नल सेट हो गया, ये सेट है जिसमें एक एलिमेंट है 0। तो इसको हम कंसिडर करते हैं, सी का नाम देते हैं, सी ये सेट और डी नल सेट। तब देखिए एन सी इक्वल टू 1, क्योंकि इस सेट में 0 एक एलिमेंट है और ये डी जो है नल सेट है, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो एन डी इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब कि इस सेट में एक एलिमेंट है, इस सेट में 0 एलिमेंट है, तो एन सी इज नॉट इक्वल टू एन डी। इस प्रकार ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट। तो ये दोनों जो सेट है इक्विवेलेंट नहीं हुए। अब आगे हम चलते हैं सबसेट और सुपरसेट के बारे में। तो इसमें भी 2 सेट कंसिडर करते हैं, सेट एक्स और सेट वाई। सेट एक्स में एलिमेंट है 1 2 3 और सेट वाई में एलिमेंट है 1 2 3 ए बी। अब देखिए, कंसिडरिंग 2 सेट्स एक्स एंड वाई, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स आर आल्सो एलिमेंट्स ऑफ वाई, देन एक्स इज कॉल्ड सबसेट ऑफ वाई एंड वी राइट इट एक्स, और यू को हॉरिजॉन्टली लिखेंगे, उसके नीचे एक लाइन दे देंगे, इसको बोलते हैं सबसेट।
तो उसके बाद फिर y लिख देंगे। इसका मतलब हो गया x इज सबसेट ऑफ y। तो इस प्रकार x सबसेट ऑफ y है। क्यों कि देखिए यहाँ पे x का एलिमेंट है 1 2 3, y में भी 1 2 3 है, तो मतलब x के सभी एलिमेंट y में हैं, इसलिए x इज सबसेट ऑफ y। जब ऐसी स्थिति होती है तो हम y को क्या कहेंगे, y को कहेंगे सुपर सेट, मतलब कि y के कुछ एलिमेंट जो हैं x में, x के सभी एलिमेंट हैं। इस प्रकार y सुपर सेट ऑफ x। स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को प्रॉपर सेट, यूनिवर्सल सेट और पावर सेट के बारे में बताऊंगा। पहले हम लोग कंसीडर करते हैं प्रॉपर सेट। तो इसको समझने के लिए दो सेट कंसीडर करते हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी में एलिमेंट है 1 2 3 ए बी। कंसिडरिंग टू सेट्स ए एंड बी, इफ सेट ए इज सबसेट ऑफ बी एंड सेट इज नॉट इक्वल टू बी, देन वी कैन से दैट ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी। और इसे इस प्रकार लिखेंगे, ए कैपिटल सी बी। तो सी यहाँ डिनोट करता है प्रॉपर सेट लैंग्वेज को, तो ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी। तो ये क्यों है, ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी क्यों है, तो इसको समझने के लिए ये दोनों सेट को देखते हैं। तो सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी में एलिमेंट है 1 2 3 ए बी। तो ए के 1 2 3, बी में 1 2 3 है, तो हम कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गया। अब दूसरा कंडीशन को देखते हैं कि ए में एलिमेंट है 1 2 3, बी में एलिमेंट है 1 2 3। ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, लेकिन बी के एलिमेंट ए में नहीं है, जो कि इक्वल होने के लिए आवश्यक कंडीशन है कि ए के एलिमेंट बी में होने चाहिए और बी के सभी एलिमेंट ए में होने चाहिए, तभी दोनों इक्वल होंगे। लेकिन यहाँ वो कंडीशन नहीं हो रहा है, क्योंकि बी के एलिमेंट ए बी ए में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ए सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। जब ऐसी स्थिति हो जाती है, जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाते हैं, तब हम कह सकते हैं कि सेट ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी, और इसको इस प्रकार से लिखेंगे। अब हम यूनिवर्सल सेट को समझते हैं। यूनिवर्सल सेट को समझने के लिए तीन सेट कंसीडर करते हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी। सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3, बी के हैं ए बी सी, और सी के हैं एक्स वाई जेड। तो इफ देयर आर सम सेट्स अंडर कंसिडरेशन, मतलब कि हम ये तीन सेट्स अंडर कंसिडरेशन हैं, तो वही कहता है कि इफ देयर आर सम सेट्स अंडर कंसिडरेशन, देन देयर हैपन टू बी ए सेट विच इज सुपर सेट ऑफ ईच ऑफ द सेट। तो अगर ये तीन सेट अंडर कंसिडरेशन है, तो ऐसा सेट होगा जो कि इन तीनों का सुपर सेट होगा, और ये सेट उसके सबसेट होंगे। तो ऐसा सेट कौन सा होगा, तो हम देखिए यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं यू से। तो इसमें हम एलिमेंट दे देते हैं इन तीनों के एलिमेंट को, 1 2 3 तो 1 2 3, बी के ए बी सी तो ए बी सी के एक्स वाई जेड तो 6 के एक्स वाई जेड। तो इन तीनों सेट के कॉन्टेक्स्ट में जो यू है यूनिवर्सल सेट हो गए, और इसके एलिमेंट इन तीनों के एलिमेंट हो गए। अब मैं पावर सेट के बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि पावर सेट क्या होता है। तो इसे समझने के लिए एक सेट कंसिडर करेंगे, सेट डी, जिसके एलिमेंट है 1 2 3। तो हमने लिखा हुआ है कंसिडर सेट डी, इसके एलिमेंट 1 2 3 है। तो पावर सेट ऑफ डी को कैसे डिनोट करेंगे, पावर सेट ऑफ डिनोट करने के लिए ऐसे लिखेंगे, कैपिटल पी, अब ब्रैकेट में लिख देंगे डी को। इस तरह से पावर सेट ऑफ डी को डिनोट करते हैं। तो पावर सेट ऑफ डी एक सेट होगा, और इसके एलिमेंट होंगे सेट डी के जितने भी सबसेट्स होंगे, वे सभी पावर सेट ऑफ डी के एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो सेट डी के सबसेट्स मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ देखिए जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होते हैं सेट डी के, वो हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो पहला जो सबसेट हमने लिखा है पाई। तो हम जानते हैं कि पाई जो है, नल सेट जो है, सभी सेट का सबसेट होता है, इसीलिए हम पहला जो एलिमेंट है वो पाई के रूप में लिखे हैं। और अंत में जो हमने लिखा हुआ है उसी सेट को लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक सेट जो है अपने सेट का सबसेट होता है, तो इसीलिए इसे मैंने लिखा है। अब इसमें अन्य सबसेट्स ऑफ डी को मैंने लिखा हुआ है। तो देखिए क्या क्या है। तो पहला हो गया पाई, दूसरा सबसेट हो गया जिसका एलिमेंट है 1, तीसरा है उसका एलिमेंट 2 है, चौथा है जिसका एलिमेंट 3 है, पांचवा है जिसका एलिमेंट 1 2 है, छठा है जिसका एलिमेंट 1 3 है, सातवां जिसका एलिमेंट 2 3 है, आठवां जिसका एलिमेंट 1 2 3 है। इस प्रकार ये सबसेट ऑफ डी हो गए। तो जितने भी सबसेट्स हो गए वो पावर सेट ऑफ डी के एलिमेंट हो गए। तो हमने लिखा है पावर सेट ऑफ डी इक्वल टू उसके सारे
सबसेट पावर ऑफ अति से डी के। इस लेसन में मैं एक एडम के बारे में बताता हूँ आपको। कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन का मतलब होता है ध्यान रखना, निगरानी रखना। तो इसका प्रयोग अक्सर हम करते हैं रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में, एरोड्राम वगैरह में या सिनेमा हॉल वगैरह में। जब हम मान लिया जाए कि हम रेलवे स्टेशन गए हैं, वहाँ से कार से सामान हम उतारें तो कुछ सामान बाहर रख दिए और अपने साथी को कहते हैं कि इसका ध्यान रखना, मैं कार से दूसरा सामान लेकर के आता हूँ। इस तरह से इसका प्रयोग होता है। तो देखें, इसका एक मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बेबी का ध्यान रखना जब मैं कार से अन्य सामान लाता हूँ। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्लीज कीप एन आई ऑन द बेबी व्हाइल आई ब्रिंग अदर गुड्स फ्रॉम द कार। इस प्रकार इस एडम का उपयोग हम कर सकते हैं।